नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच आखिरकार चल क्या रहा है और प्रशांत किशोर का निशाना किसकी तरफ है। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के बीच में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक ऐसी सहमति थी कि जिसमें कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने वहां जाके प्रचार नहीं किया और एक संदेश दिया कि विपक्षी जो एकता है वो एकजुट है और वो बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा संदेश गया। लेकिन हाल ही के दिनों में मेघालय के 12 विधायकों को जो कांग्रेस के थे उनको तोड़ के टीएमसी में शामिल किया जा चुका है। अशोक तंवर जो हरियाणा के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो टीएमसी में चले गए हैं। कीर्ति आज़ाद जो कांग्रेस की टिकट पे धनबाद से चुनाव लड़े थे वो भी टीएमसी में चले गए हैं और भी कई राज्यों में ऑपरेशन टीएमसी जारी है, लेकिन निशाना सिर्फ कांग्रेस है। अब हाल के दिनों में क्या हुआ, परसों ममता बनर्जी ने मुंबई में जब शरद पवार से मुलाकात की तो कहा कि कोई यूपीए नहीं है, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था जिसमें विपक्षी पार्टियों का भी साथ था, ऐसा कोई यूपीए अभी नहीं बचा है। और यानी सीधा संदेश दिया किसको, गांधी परिवार को। दूसरा, कल प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पास विपक्ष का कोई ठेका नहीं है, यानी निशाना था राहुल गांधी। राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया इसके बारे में हम जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन अब समझिए कि हो क्या रहा है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आती हैं और प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात करती हैं। उसके बाद से लेके और आज तक एक बार भी सीबीआई और ईडी, जो कि चुनाव से पहले लगातार वहाँ पश्चिम बंगाल में जा रही थी और पूछताछ अभिषेक बनर्जी से हो रही थी, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। दूसरा, ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, बाई इलेक्शन होना था, लेकिन उनके साथ साथ कई उपचुनाव और भी थे। लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई उसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई और बाकी जो उपचुनाव होने थे उन्हें रोक दिया गया। इसके अलावा इस बात की समझ बीजेपी को भी अच्छे से है कि अगर कांग्रेस को विपक्ष से बाहर कर दिया जाएगा तो विपक्षी एकजुटता के नाम पर जो बाकी दल बचेंगे, चाहे पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, वो एकजुट होकर भी बीजेपी को कभी हरा नहीं सकते। और हाल के दिनों में बीजेपी को ये भी पता है कि पेगासस का मुद्दा हो, किसान भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, 3 किसान कानूनों की बात हो, रफेल की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ही एक नेता हैं जो कांग्रेस जो सरकार से सवाल पूछते आए हैं और पूछते रहे हैं। और हाल ही के दिनों में उन्होंने कहा था कि तीनों किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, माफ़ी भी मांगी और किसान बिलों को वापस ले लिया। वो अलग बात है कि किसान अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। लेकिन इन सब के बीच में प्रशांत किशोर का कल वो ट्वीट आना और हमला करना राहुल गांधी के ऊपर, दरअसल कुछ ही महीने पहले प्रशांत किशोर की कांग्रेस पार्टी में आने की चर्चा थी और उस चर्चा में कई सारे महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और भी बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की राय जानी गई कि क्या प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना चाहिए। तो 90% लोगों ने कहा कि नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से, क्योंकि एक तो वो कंसल्टेंट हैं, दूसरा उनकी कोई विचारधारा नहीं है, तीसरा क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ, लालू के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, जगन रेड्डी के साथ, शिवसेना के साथ और बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, प्रशांत किशोर चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में पूरा अधिकार यानी कंट्रोल दिया जाए, जो वो फैसले करे उसको पार्टी माने। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि पिछले 9 सालों में, जब से राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद 17 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने, उसके बाद 19 में इस्तीफा दे दिया, इन 9 सालों में राहुल गांधी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं ले पाए। और कांग्रेस जैसी पार्टी, क्या बीजेपी भी हो, कोई भी पार्टी अपना कंट्रोल किसी एक कंसल्टेंट को कैसे दे सकती है। तो ये इस बात की प्रतिक्रिया है जो प्रशांत किशोर के ट्वीट्स या बयान या जो टीएमसी में रहकर वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कांग्रेस को बाहर रखकर विपक्ष को एक साथ इकट्ठा करने की डील हो चुकी है। इसी के चलते उनकी मीटिंग पवार से हुई, उसी के चलते कांग्रेस के लोगों को ही तोड़ा जा रहा है और टीएमसी में शामिल किया जा रहा है। हाल ही में सुष्मिता देव को राज्यसभा दी गई, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अशोक तंवर को शामिल किया गया, कीर्ति आज़ाद को किया गया। और हमारे पास तो ये भी जानकारी है कि
अभी जब ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पे थी तो वहाँ भी कई सारे कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया गया। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष की एकजुटता अगर कांग्रेस को बाहर कर देते हैं तो क्या दीदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगी? यानी अगर अखिलेश, तेजस्वी यादव इन सब के लिए दीदी वोट मांगती हैं, प्रचार करती हैं और कांग्रेस को बाहर रखती हैं तो ये एक बड़ा लंबा गेम प्लान है। ऐसे में गोवा में टीएमसी ने पूरा फोकस कर दिया है, वहाँ से भी कई सारे कांग्रेस नेताओं को तोड़ लिया गया है। अब अगर गोवा चुनाव में टीएमसी हार जाती है तो दीदी की कंसिस्टेंसी में थोड़ा फर्क पड़ेगा, यानी लोकप्रियता थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर कांग्रेस को बाहर कर कर ममता बनर्जी मोदी को चुनौती देना चाहती हैं तो ये वैसा ही है जैसे कपिल सिब्बल ने कल कहा था कि जैसे शरीर के बिना आत्मा है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को अगर आप बाहर कर दोगे तो विपक्ष की एकता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और बीजेपी एक बार फिर 2024 में सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को अच्छे से पता है और इसीलिए जो इस पूरी कहानी का लेखक है वो इसे पीछे से बैठ के कंट्रोल कर रहा है और विपक्ष की एकता को बार बार तोड़ा जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया जाए और बाकी जो छोटे दल हैं वो एकजुट हो भी जाएंगे तो उससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बाकी पूरी कहानी आप समझ लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात और, जब राहुल गांधी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे और असम से लेके और केरल तक हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे, उन्होंने एक बार भी नीचे कोलकाता की तरफ झांक के नहीं देखा ताकि ममता बनर्जी जीत जाए। लेकिन बस पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो, इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और ममता को जिताने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किए, खुद ज़ीरो हो गई। लेकिन अब विपक्षी एकता के नाम पर ममता बनर्जी, शरद पवार और बाकी नेता कांग्रेस को बाहर करके बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है ये संभव नहीं है। अगर सही मायने में चुनौती देनी है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आज देश में सिर्फ 2 ही वोट है। एक वोट है जो बीजेपी को हरा सकती है और एक वोट है जो बीजेपी को जिता सकती है। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट की जो बात है वो नाइंसाफ़ी है।